Yes, guys, welcome back to the marathon revision session. Now we are going to start with the topic framework for preparation and presentation of financial statement. बहुत ही easy topic है, थोड़ा सा एज इन ये theoretical topic है और इसमें एक ही practicality है, that is capital maintenance वाला जो part है वो. बाकी rest it is very common and you have done this before. काफ़ी हद तक आपको repetitions है. राइट लॉ में ऑडिट में आप इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हो. तो सबसे पहले ये फ्रेमवर्क एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं. सो जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं ना सर, तो फ्रेमवर्क होता है एक दायरा, करेक्ट, जिसके अंदर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, करेक्ट, और उसके पूरे रीजनिंग्स आपको दिए कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनता है, उसके यूजर्स कौन है, करेक्ट, उसके अंदर क्या कंटेंट है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारे चीज़ यहाँ पर फ्रेमवर्क में दिए गए. फिर जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं उसका वैल्यूएशंस कैसे होता है, कौन सा अप्रोच आपको कंसिडर करना है, ये सब आपको समझना है. और एक पॉइंट जो कि देखिए आप समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट नोट करके रखा हुआ है कि नथिंग इन द फ्रेमवर्क ओवरराइड्स एनी स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो फ्रेमवर्क कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ओवरराइड नहीं करेगा. नथिंग इन द फ्रेमवर्क विल ओवरराइड एनी स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क के बीच में झगड़ा हो गया ना, तो इट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज गोइंग टू डेफिनेटली विन. इट्स नॉट द फ्रेमवर्क इज गोइंग टू विन, इट इज द स्टैंडर्ड इज गोइंग टू विन. करेक्ट, ये बात आपको समझना है. नाउ ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द फ्रेमवर्क. तो सर हम कवर करेंगे इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद, assumptions underlying the financial statements, वो आपका going concern, accrual, consistency, qualitative characteristics of financial statements, reliability, relevance वगैरह वो सब, elements of financial statements, जैसे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में इक्विटी होता है, एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है, तो ये सारी चीज़ें. देन क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस. ये एक ही जो पार्ट है ना वो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, रेस्ट आपका पूरा थियरी डिस्कशन है. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विद द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर टोटल 5 चीज़ें कवर्ड होती है. एक होता है बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट्स. दीज आर द 5 थिंग्स. अब आपको बैलेंस शीट, P&L वगैरह के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है ही, करेक्ट. तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, आपका लिक्विडिटी पोजीशन बताता है, करेक्ट, आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है. P&L आपका परफॉर्मेंस बताता है कि आपने करंट ईयर में क्या प्रॉफिटेबिलिटी किया है, क्या नुकसान हुआ है आपको, करेक्ट, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताता है. कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश इन दी ऑर्गेनाइजेशन, की कहाँ से कैश आप ज़्यादा जनरेट कर रहे हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, कहाँ से कैश जनरेट हो रहा है, कहाँ पे कैश आपका बर्न हो रहा है, ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है. नाउ व्हाट इज SOC, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्या है सर, वो तो यहाँ पे अलग से लिखा नहीं है, हम लोग एक चीज़ उसको नोट कर लेंगे. तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं सर, तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, करेक्ट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी SOC जो है, इट एक्चुअली शोज द चेंजेस इन द इक्विटी ऑफ द एंटरप्राइज. तो इक्विटी जो होता है ना, उसमें इक्विटी कैपिटल भी आता है और आपके रिटेन्ड अर्निंग्स भी आते हैं, जिसको हम अदर इक्विटी भी बोलते हैं. तो आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो चेंजेस हुआ है, अभी ओपनिंग बैलेंस 100 रुपया था, क्लोजिंग बैलेंस हो गया फॉर एग्जांपल 80, तो वो 20 रुपीज़ का डिफरेंस क्या है वो आप शो करते हो अपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में. आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस साल के बिगनिंग में 100 रुपया था, अब इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस 150 रुपया हो गया, करेक्ट. तो ये जो आपका चेंजेस हुआ है 100 to 150, करेक्ट, चेंजेस आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में दिखाते हो कि एग्जैक्टली ये कैसे हुआ है. नोट्स टू अकाउंट्स तो सभी को पता ही है, वहां पे हम मटेरियल आइटम्स को डिस्क्लोज. सो नोट्स टू अकाउंट्स का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, बट जब मैं बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट और SOC वगैरह की बात करता हूँ, तो शेड्यूल 3 में इसका फॉर्मेट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है और आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से ही ये आइटम्स बनाना है. बट रही बात नोट्स टू अकाउंट्स की, तो नोट्स टू अकाउंट्स में कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, आप अपने हिसाब से अपना नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट रही बात बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, उसका तो फॉर्मेटिंग दिया हुआ ही है. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी आपको शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, बट आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस उसमें कर सकते हो. अब करते हैं द ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो यहाँ पर पहले अगर हम करेक्ट, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टोटल 7 यूजर्स हैं. कितने? 7 यूजर्स, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट. देयर आर टोटल 7 यूजर्स ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें सबसे पहला है इन्वेस्टर. तो ये यूजर्स कौन होते हैं, मतलब लाइक यूजर्स का काम क्या है. तो सर ये जो यूजर्स होते हैं ना, ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गो थ्रू करते हैं ताकि वो अपना फ्यूचर में प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाए.
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही वो लोग डिसाइड करते हैं एंड ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अभी एक इन्वेस्टर है, उसने एक कंपनी में पैसा लगाया, करेक्ट, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या देखेगा कि उसका पैसा कितना ग्रो हो रहा है और आगे उसका पैसा कितना ग्रो होने का पोटेंशियल रखता है। तो उसको डिसाइड करेगा कि और पैसा लगाना है क्या कंपनी में, या फिर जो पैसा लगाया वो वापस निकालना है क्या, ये इन्वेस्टर गो थ्रू करेगा। रही बात एम्प्लॉयज़ की, सर एम्प्लॉयज़ क्यों देखेंगे, उनका तो चल रहा है सही, सैलरी वैलरी मिल रहा है। अरे बट सैलरी कब तक मिलेगा, ग्रोथ क्या है कंपनी में, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो मुझे ग्रोथ मिलेगा ना। अगर मेरी कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, मेरी कंपनी लॉस मेकिंग में जा रही है, तो कल को मेरा सैलरी कहाँ से भरेगी वो। और अगर कल को कंपनी ने मेरे को बोल दिया भाई तेरे सैलरी देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या कर लोगे। तो इसके लिए एज अ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ यू आर एन एम्प्लॉय, आपको हमेशा अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नज़र टिका के रखना है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि वेदर यू हैव टू कंटिन्यू इन द कंपनी की भैया स्विच करना है। क्योंकि अगर कंपनी का ही ग्रोथ नहीं है तो आपका ग्रोथ कहाँ से होगा, समझ रहे बात को। लेंडर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो लोग आपको लोन देते हैं, तो लोन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर ही दिया जाता है। आपने अगर कभी बैंक में लोन अप्लाई किया तो बैंक बोलती है ना पिछले 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करो, 3 साल का ITR सबमिट करो। अभी समझो मैं चले गया बैंक के पास, मैंने बैंक को बोला मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक ने बोला ठीक है आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करो, हम आपको 100 करोड़ का लोन देते हैं। तो मैंने अपने फाइनेंशियल सबमिट किए। अब फाइनेंशियल सबमिट करके मेरे को बैंक बोलता है साहब कहाँ से आप 100 करोड़ का लोन मांग रहे हो, 100 करोड़ का जो EMI है, करेक्ट, जो EMI है वही 1 करोड़ रुपया महीना आएगा, और 1 करोड़ तो आपकी इनकम भी नहीं है, प्रॉफिट तो दूर की बात है, इनकम ही आपका टर्नओवर भी 1 करोड़ नहीं है, तो आपको कैसे हम लोन देंगे इतना। तो बैंक को ये कैसे मालूम पड़ा, मेरा फाइनेंशियल्स देख के मालूम पड़ा। तो बैंक इज अ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ये पता करता है कि सामने वाला वर्थ है क्या उतना लोन देने का। और अगर आपने ऑलरेडी लोन दे दिया है तो बैंक इज ऑलवेज कीन टू नो वेदर उसका रीपेमेंट्स बराबर आएगा कि नहीं, तो इसके लिए भी वो आपसे फाइनेंशियल्स मांगते रहता है। सप्लायर्स एंड अदर ट्रेड क्रेडिटर्स, सप्लायर को भी तो रिस्क है ना, उसने आपको गुड सप्लाई किया है, उधार में किया होगा, तो उसको भी तो आपका फाइनेंशियल्स गो थ्रू करना है कि वेदर यू आर इन अ कैपेसिटी टू रीपे और नॉट। अभी मैं गया किसी के पास, मैंने बोला मेरे को 50 करोड़ का गुड्स खरीदना है आपके पास से, तो ऐसे ही दे देगा मेरे को क्रेडिट 50 करोड़ का, 50 रुपया नहीं है 50 करोड़ है, ऐसे ही दे देगा क्रेडिट मेरे को, नहीं ना। वो बोलेगा सर आपका पहले बैकग्राउंड तो समझने दो, आपका एक काम करो 3 साल का ITR दे दो, उससे हमको पता चल जाएगा कि आप 50 करोड़ का लाइबिलिटी रीपे कर पाओगे या नहीं। तो ऐसे गो थ्रू किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिससे वो लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। देन आपका कस्टमर भी आपका फाइनेंशियल्स देखता है, क्यों मालूम है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि अगर समझो मैं कंपनी में कस्टमर हूँ और मेरा मेजर सप्लाई उस कंपनी से आता है, मैं मेजर अपना माल उस कंपनी से खरीदता हूँ, तो आई विल ऑलवेज बी कीन टू नो कि ये कंपनी तो सही चल रही है ना, क्योंकि अगर इस कंपनी को कुछ हो गया ना मेरा दुकान बंद हो जाएगा, ये आपको समझना है। तो एज अ कस्टमर यू आर ऑलवेज कीन टू नो कि आपका जो एंटरप्राइज जिसके पास से आप गुड्स खरीद रहे हो वो और कितना आगे कंटिन्यू करेगा, करेक्ट, क्योंकि अगर वो सामने बंद होने वाला है ना, तो फिर ऐसे सप्लायर के साथ आपको धंधा करके क्या फ़ायदा है, आपको सप्लायर चेंज करना पड़ेगा। Government and their agencies. So government is always keen to have a look at our financials only with one aspect, अपने से टैक्स वसूल करना है। GST डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, प्रॉपर्टी टैक्स वाले हो, कोई भी हो, वो लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों देखते हैं, सो दैट वी रिसीव, सो दैट दे कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम अस, करेक्ट। देन पब्लिक मतलब जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक IPO वगैरह में पैसा लगाती है, शेयर्स में पैसा लगाती है, वो तब भी पैसा लगाती है जब कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और ग्रोथ अच्छा हो। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पब्लिक भी आता है, सो पब्लिक भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गो थ्रू करता है और उससे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, राइट। सो विद दिस वी कंक्लूड द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ वी प्रोसीड विद द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। सर ये 3 अजम्पशंस हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में भी डिस्कस किया है। तो कोई भी कंपनी जो है ये 3 अजम्पशंस बनाकर ही चलती है, दैट इज गोइंग कंसर्न, कि हम हमेशा अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, एक्रूअल बेसिस की सारे ट्रांजैक्शन जो है वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, और अभी तो कंपनीज एक्ट ने मैंडेटरी भी कर दिया है कि सभी को एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करना है, करेक्ट। तो कंपनीज तो एक्रूअल ही करेंगे, लाइक खाली वो प्रोप्राइटरशिप वगैरह है वो लोग कैश बेसिस पे करते हैं, बट मेजरली पार्टनरशिप, LLP कंपनीज, ये सब जो है ना, दे गो विथ व्हाट यू नो, दे गो विथ एक्रूअल ओनली। देन उसके बाद कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि
आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त जो पॉलिसीज वगैरह मेंटेन कर रहे हो ना, वो कंसिस्टेंटली सेम फॉलो कर रहे हो. यू आर नॉट चेंजिंग योर पॉलिसीज एवरी नाउ एंड देन. दैट इज व्हाट कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट. और देखिए, जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, उतना कंपैरिजन अच्छे से हो पाता है. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो कंपैरिजन कैसे होगा, ये बात आपको समझना है. So going concern, accrual, consistency, these are your three fundamental accounting assumptions which are followed by each and every enterprise for preparing their financial statements. Right? आगे बढ़ते हैं with the next point, that is qualitative characteristics of financial statements. ये important है, इसको mark करके रखना, इस पे question आ सकता है. तो सर अब देखेंगे तो overall there are 4 characteristics: understandability, relevance, रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसा बनाओ जो लोगों के समझ में आए. इसके लिए तो फॉर्मेट दिया ना स्केड्यूल 3, तो चुपचाप फॉर्मेट के हिसाब से स्टेटमेंट बनाओ, सो दैट जो सामने वाला पर्सन है जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना अकाउंट्स का, बिजनेस का, उसको आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आएगा. उल्टा सीधा फॉर्मेट में बनाओगे तो अपने आप के अलावा दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा उसको. दैट इज व्हाट यू मीन बाय अंडरस्टैंडेबिलिटी. फिर सेकंड पॉइंट है रेलेवेंस. रेलेवेंस का मतलब होता है जो रेलेवेंट डेटा है वो प्रोवाइड करो. भरो मत बैलेंस शीट को. ये कोई आपके कॉलेज के एग्जाम का 10 मार्क का आंसर नहीं है जिसको आपको 3 पेज लिखोगे तो आपको 10 मार्क मिलेगा. मतलब उसमें आप सेंस से ज़्यादा नॉनसेंस भरते हो ना 3 पेज भरने के लिए. उतना याद थोड़ी होता है किसी को सेंस, तो आप कुछ भी लिख के आते हो 3 पेज के लिए. तो यहाँ पे फ्रेमवर्क में क्या बोला गया है कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा दे रहे हो ना, वो रेलेवेंट डेटा दो. मतलब यार 5 लाइन लिखो बट ढंग का लिखो, 50 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. रेलेवेंट डेटा दे दो, इररेलेवेंट डेटा मत दो. फालतू में कंफ्यूजन होगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेलेवेंस ही नहीं बचेगा. इररेलेवेंट हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि फालतू का डेटा आएगा जो जरूरत नहीं है. दैट विल मेक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इररेलेवेंट. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू गिव ओनली द डेटा विच इज रिक्वायर्ड एंड रेलेवेंट डेटा. रिलायबिलिटी मतलब सर जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो सही दो, ट्रू एंड फेयर होता है बोलते हैं ना अपन, ताकि लोग उसके ऊपर रिलाई कर सके. अगर आप अपना डेटा ही फेथफुली प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, करेक्ट, आप उसमें मैल प्रैक्टिस कर रहे हो, अनफेथफुल प्रेजेंटेशन है, तो ऐसे केस में फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई कौन करेगा. करेक्ट. तो इसके लिए वो लोग क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी होना जरूरी है. ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट रिपोर्टेड आर फेथफुली रिप्रेजेंटेड एंड ट्रांजैक्शंस और इवेंट आर रिपोर्टेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म. बराबर. लास्टली कंपेरेबिलिटी. सर सीधी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबिलिटी भी होना चाहिए. दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. राइट. सॉरी इट इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि आपका कंपेरेबिलिटी भी पॉसिबल होना चाहिए. मतलब आप अपने आप को करंट ईयर से लास्ट ईयर के साथ भी कंपेयर करोगे, प्लस आप अपने आप को दूसरों के साथ भी कंपेयर करोगे ना, पता करने के लिए कि भाई अपना कितना हद तक ग्रोथ हो रहा है या फिर हम लोग ग्रोथ नहीं हो रहा है, हम उल्टा लॉस इनकर कर रहे हैं. ये आपको कंपेरेबिलिटी से समझ में आता है. राइट. अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. चलिए, नाउ लेट अस गो फॉर द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है. सर सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओवरऑल 5 चीज़ें होती हैं. एक असेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. करेक्ट. तो एसेट क्या है. सर एसेट इज योर रिसोर्स which you control, which is arising out of a past event, which will definitely give you what future economic benefits. So क्या बोला है देखिए, an asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past event from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise. तो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा. आज आप एसेट को कंट्रोल कर रहे हो बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट. राइट. तो ऑल योर एसेट्स, एक बात याद रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने AS 10 में भी आपको बताया था कि किसी भी एसेट को बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करने के लिए आपका उस एसेट के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप उस एसेट को कंट्रोल कर रहे हो तो ही वो आपके बैलेंस शीट में दिखेगा. अगर कंट्रोल नहीं है, राइट, तो वो आपका एसेट नहीं है. इट कैन नॉट बी शोन इन बैलेंस शीट. लाइबिलिटी का डेफिनेशन जस्ट हमने AS 29 में भी देखा हुआ है. करेक्ट. तो liability is a present obligation of the enterprise arising from past event, the settlement of which is expected to result in an outflow of resources embodying economic benefits. Correct. तो ये जो liability होता है ना, ये present obligation है और इससे आपके पॉकेट से पैसा डेफिनेटली जाएगा. तो ये जो obligation आपको arise होता है, राइट, इसको बेसिकली हम लोग 3 टाइप के obligations बोलते हैं. एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है जो किसी कानून की वजह से आपके सर पे आता है. एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है
दैट इज बिकॉज ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव एंटर्ड विद समवन, उसकी वजह से यू माइट हैव एन ऑब्लिगेशन। और एक होता है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, जो किसी कानून की वजह से नहीं होता है बट आपकी कंपनी के खुद के पॉलिसीज़ की वजह से होता है। जैसे स्विगी पे अब जब खाना ऑर्डर करते हो या जोमेटो पे खाना ऑर्डर करते हो और खाना जब अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, ख़राब क्वालिटी का होता है, तो आप जब जोमेटो या स्विगी के कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करते हो तो वो लोग क्या करते हैं, आपको रिफंड दे देते हैं। करेक्ट। अब उसमें स्विगी या जोमेटो की तो गलती नहीं होता, रेस्टोरेंट की गलती है कि उन्होंने आपको ख़राब खाना भेजा, बट स्टिल उसका पैसा आपको वापस कौन देता है? स्विगी अपने पॉकेट से देता है। क्यों? क्योंकि वो उनका कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, उन्होंने पॉलिसी बना रखा है, कस्टमर इज राइट, नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी है उनका। आपने बोला खाना खराब है, वो आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा कि क्या खराब है, ऐसे कैसे, नमक कम ज़्यादा हो सकता है, तुम डाल के खा लो, तीखा है तो क्या हो गया, कुछ नहीं है, नींबू डाल के खा लो, राइट? ऐसे नहीं कभी बोलता वो। करेक्ट। वो सीधा बोलता है सर खाना पसंद नहीं है, ओके सर, नो क्वेश्चन आस्क्ड, आप अपना पैसा वापस ले लो। या तो वो पूछता है सर मैं रिप्लेस करा दूँ क्या, तो अपन बोलते हैं नहीं रिप्लेसमेंट नीचे, मुझे पैसा दे दो, तो पैसा भी ले लेते, ऊपर से जो खाने में नमक ज़्यादा वो भी खा लेते हो, चलता है एक टाइम, राइट? तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। फिर जब मैं इक्विटी की बात करता हूँ तो इक्विटी इज द रेसिड्यूअरी इंटरेस्ट इन एन एंटरप्राइज, मतलब सबको देने के बाद जो लास्ट में पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो इक्विटी इज डिफाइंड एज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द असेट्स ऑफ द एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लाइबिलिटीज। इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड मिक्सिंग अप लाइबिलिटीज विद इक्विटी, क्योंकि लाइबिलिटी और इक्विटी को दोनों अलग रखना है, उसको साथ में मत करो, क्योंकि लाइबिलिटीज की प्रायोरिटी होती है ओवर इक्विटी। इक्विटी तो सबसे लास्ट में पैसा जाता है। तो याद है आपने एक फॉर्मूला भी सीखा था जब आप 11th स्टैंडर्ड में थे, कॉलेज में थे, कि कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। तो वो कैपिटल क्या है? इक्विटी है। तो इक्विटी इज इक्वल टू असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। करेक्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट, इनकम। व्हाट इज इनकम? सर इनकम इज द इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो और एनहांसमेंट ऑफ असेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। क्योंकि देखो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, प्रॉफिट है, इनकम आ जाएगा। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, वो भी फायदा है। करेक्ट। तो आपका इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्रीज हो रहा है आइदर बाय इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोज, या तो आप माल बेचो उससे पैसा आएगा वो इनफ्लो होगा, या तो आपके एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या तो लाइबिलिटी की वैल्यू घटेगी। करेक्ट। दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट्स। मतलब अगर नया कैपिटल आता है आपके एंटरप्राइज में तो वो आपका इनकम नहीं है सर। करेक्ट। बट अगर आपकी इक्विटी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इनफ्लोस, माल प्रोडक्ट बेचा, सर्विस बेचा, उससे पैसा आया, दैट इज इनफ्लो, इनकम। एसेट का वैल्यू बढ़ने से इक्विटी बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। लाइबिलिटी कम होने से भी इक्विटी बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। करेक्ट। उसको बोलते हैं इनकम। फिर आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या? उल्टा। एक्सपेंस इज अ डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो, जेब से पैसा गया, और डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट, डिप्लीशन इन एसेट, एसेट का कम होना, या फिर इनकरेंस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ना। That result in decrease in equity other than those relating to distribution to equity participants। मतलब जब आप डिविडेंड देते हो या फिर आप अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करते हो, करेक्ट, उसको एक्सपेंस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। इट इज नॉट अ चार्ज, इट इज एन अप्रोप्रिएशन। करेक्ट। चलिए, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आइटम्स है उसको आप कैसे मेजर करते हो? सर सबसे बेस्ट एंड सबसे ज़्यादा जो फॉलो किया हुआ मेथड है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब सभी एसेट्स को, सभी एलिमेंट्स को, सभी लाइबिलिटीज़ को आपको रिकॉर्ड करना है उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे, और उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रहने दो। करेक्ट। दैट इज़ योर हिस्टोरिकल कॉस्ट। बट ऑन दी अदर हैंड यू कैन ऑल्सो हैव करंट कॉस्ट मॉडल। करंट कॉस्ट इज नथिंग बट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब आज अभी के अभी अगर मुझे इस एसेट को नए एसेट से रिप्लेस करना है तो कितना लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस पे भी अपने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। बात समझ रहे हैं? देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो show your financial statements at NRV, that is settlement realizable value for assets and settlement value for the liabilities. करेक्ट। आप NRV बेसिस पे भी अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। वो भी एक तरीका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स को प्रेजेंट करने का, वैल्यू करने का। एक कंसेप्ट है आपका प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट। प्रेजेंट वैल्यू ये आप लोग ने AS 28 में याद है वैल्यू इन यूज सीखा है, बस ये वही लॉजिक है। मतलब आप जब भी किसी पर्टिकुलर एसेट से फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कैश फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उस फ्यूचर के एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को जब आप प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करते हो तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आती है ना, उस पर भी आप एसेट को बुक कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू इन यूज। ये आप लोग AS 28 में सीख चुके हो।
करेक्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पर भी आप अपने असेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, या फिर किसी दूसरे लाइबिलिटी को भी आप प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पर अपने बुक्स में शो कर सकते हो। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ अप्रोच है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि आपके किसी भी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे प्रेजेंट किया जाता है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स कैपिटल मेंटेनेंस, और इसके लिए हम लोग मॉड्यूल रेफर करेंगे, क्योंकि कैपिटल मेंटेनेंस जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो बेसिकली कैपिटल मेंटेनेंस क्या बोलता है मालूम है, कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आपको एक बेयर मिनिमम कैपिटल अपने बिजनेस में हमेशा रखना पड़ता है, जिससे आपको पता चलता है, मतलब कैपिटल मेंटेनेंस अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट विड्रॉ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हद से ज़्यादा प्रॉफिट विड्रॉ करोगे ना, तो आपके पास उतना कैपिटल बचेगा नहीं जिससे आपको अपना बिजनेस मिनिमम रन करना है, राइट। तो किसी भी धंधे को चलाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट की ज़रूरत होती है। अगर उतना अमाउंट नहीं है ना, तो आप बिजनेस प्रॉपरली नहीं चला पाओगे। तो कैपिटल मेंटेनेंस काफ़ी हद तक अपने को ये बताता है कि अपन करंट ईयर में अगर कुछ पैसे बनाया है हमने, कुछ प्रॉफिट हमने बनाया है, तो हमको कितना प्रॉफिट मैक्सिमम विड्रॉ करना है। सो इसको थोड़ा हम लोग मॉड्यूल में जाएंगे, मॉड्यूल से हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स गो थ्रू करेंगे, तो अपने को क्लैरिटी मिल जाएगा। चलिए अब आ गए हम मॉड्यूल में। वी आर एट पेज नंबर 2.26 ऑफ योर फर्स्ट मॉड्यूल। तो यहाँ पर जो आपका कैपिटल मेंटेनेंस है, तो कैपिटल को मेंटेन करने का भी अलग अलग मेथड है। जैसे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये एक अप्रोच है। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेसिंग पावर एंड फिजिकल कैपिटल दैट इज कैपिटल एट करंट कॉस्ट मॉडल। ऐसे 3 अप्रोचेस है आपके पास, करेक्ट। या तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन करो, या तो करंट परचेसिंग पावर पे मेंटेन करो, राइट, या तो फिर आप मेंटेन करो एट करंट कॉस्ट, राइट। अब आपको समझ में एक एक करके जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ में आएगा, देन यू कैन ऑब्वियसली कंसीडर कि सर हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैं बोलूंगा कि ये जो मेथड है ना, ये इतना फुल प्रूफ नहीं है। क्यों मालूम है? इसमें इन्फ्लेशन को कंसीडर ही नहीं किया। वो बोलता है कि ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब इन्फ्लेशन ही नहीं है। मतलब जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल था, आपको उतना ही बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर मेंटेन करना है, ये सोचते हुए कि देयर इज नो इन्फ्लेशन। बट ऐसा कैसे हो सकता है? विदाउट इन्फ्लेशन दुनिया चल सकती है क्या? सर नॉट पॉसिबल। 10 साल पहले जो चीज़ 100 रुपये में आती थी, आज वो 100 रुपये में नहीं आएगी। अरे 10 साल छोड़ो सर, 6 महीने पहले जो चीज़ 100 रुपये में आती थी वो अब 100 रुपये में नहीं मिलती है। तो ये मेथड कहाँ से चलने वाला है? करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ओपनिंग कैपिटल है उतना ही आपको क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन करना है, कंसीडरिंग कि देयर इज नो इन्फ्लेशन। तो उतना कैपिटल मेंटेन करने के लिए आपको बैलेंस जितना विड्रॉ, मतलब आपको जो प्रॉफिट आपने अर्न किया उसमें से जितना आपको कैपिटल मेंटेन करना होता है रख के बाकी का आप विड्रॉ कर सकते हो। अब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल क्या बोलता है? अ ट्रेडर कमेंस्ड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2021 with 12,000 rupees represented by 6,000 units of a certain product at 2 rupees per unit, करेक्ट। तो इसका मतलब आपने 6,000 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से अपना धंधा शुरू किया 1 जनवरी को, 12,000 रुपए से। ड्यूरिंग द ईयर 2021 ही सोल्ड दीज यूनिट्स एट 3 रुपीज। मतलब आपने 6,000 यूनिट 3 रुपए में 18,000 रुपया कमाया आपने, करेक्ट। तो इसका मतलब सर आपका जो ओपनिंग कैपिटल है 12,000 रुपए का है, तो 12,000 की यूनिट्स आपने बेचकर 18,000 कमाया। तो अगर आपको एंड ऑफ द ईयर पे 12,000 का ही कैपिटल मेंटेन करना है, क्योंकि आपको वापस अगले साल अपना बिजनेस शुरू करने के लिए फिर 6,000 यूनिट लेने पड़ेंगे 2 रुपए के भाव पर, तो आपको फिर 12,000 की जरूरत पड़ेगी। अभी आपके पास कितने पैसे पड़े? 18,000 पड़े। तो आप क्या करो, 6,000 का प्रॉफिट विड्रॉ कर लो, क्योंकि आपने 6,000 का टोटल प्रॉफिट कमाया, आप वो पूरा का पूरा प्रॉफिट विड्रॉ कर लो, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिटेन्ड अर्निंग है, करेक्ट, रिटेन्ड प्रॉफिट है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आपका रिटेन्ड अर्निंग नेगेटिव में चला गया ना, रिटेन्ड प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया, इसका मतलब आपने हद से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया है। मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया आपने। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू 18,000 माइनस 12, 6,000 का रिटेन्ड अर्निंग है, तो आप पूरा का पूरा 6,000 का प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो। बट अगर आपने गलती से 7,000 का प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया, तो आपका रिटेन प्रॉफिट का आंसर नील नहीं आएगा, -1,000 आएगा। तो इसका मतलब अगले साल आप सेम लेवल ऑफ गुड्स से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास 12,000 यूनिट्स बचेंगे ही नहीं, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है वो, ओपनिंग इक्विटी आपका 12,000 है, क्लोजिंग इक्विटी भी आपका 12,000 होना चाहिए, करेक्ट।
तो इसका मतलब 6,000 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हो. सो रिटेन प्रॉफिट विल बी व्हाट, ओपनिंग इक्विटी माइनस क्लोजिंग इक्विटी, इट इज 0. करेक्ट. तो अगर आपका क्लोजिंग इक्विटी 11,000 ही होता तो इधर आपको आंसर आता -1,000. इसका मतलब आपने 1,000 प्रॉफिट ज्यादा विड्रॉ कर लिया है. सो द ट्रेडर कैन स्टार्ट द ईयर 2022 बाय परचेसिंग 6,000 यूनिट्स at ₹2 per unit once again for selling them at ₹3 per unit. The whole process can repeat endlessly if there is no change in purchase price of the product which is hypothetical. तो इसके लिए ये मेथड फुल प्रूफ नहीं है. तो इसको ध्यान में रखते हुए अगला मेथड बनाया फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेसिंग पावर. करंट परचेसिंग पावर मतलब अभी जो मार्केट में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उसके हिसाब से हम अपना ओपनिंग कैपिटल को इन्फ्लेशन लगा के क्लोजिंग कैपिटल बनाएंगे. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मालूम है सर, यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट में डील करते हो उस प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन नहीं पकड़ा है, ओवरऑल जनरल इन्फ्लेशन पकड़ा है. अभी कैसे होता है मालूम है, कभी कभी आपका जनरल इन्फ्लेशन रेट फॉर एग्जांपल 7% है, बट आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हो ना उसका भाव 15% बढ़ गया. तो ये जो आप करंट परचेसिंग पावर दिखा रहे हो ना 7% इंक्रीज, वो आपके प्रोडक्ट का इंक्रीज इन वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहा है. तो इसके लिए ये मेथड भी थोड़ा फुल प्रूफ नहीं है. तो ऊपर वाला ही सेम है. मतलब इसमें क्या किया है आपने, CII देखा होगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो आपने DT में देखा है, बस वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है. तो मतलब वो क्या बोल रहा है, ऊपर वाला ही सेम एग्जाम्पल है. करेक्ट, सेम है. देखिए ऊपर वाला ही सेम एग्जाम्पल है और यहाँ पे वो बोल रहा है कि एवरेज प्राइस इंडेक्स, मतलब जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 100 था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर 120 है. मतलब 20% से इन्फ्लेशन हो रहा है. तो जितना ओपनिंग कैपिटल था आपका 12,000, उसमें अब 20% इंक्रीज होगा, मतलब आपको 14,400 का कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा. तो 14,400 का कैपिटल मेंटेन करने के लिए 18,000 आपने कमाया तो आप सिर्फ 3,600 ही प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो, बाकी का आपको रिटेन करना पड़ेगा. बात समझ रहे हो. तो देखिए मैंने कैसे दिखाया, यहाँ पे आपका ओपनिंग इक्विटी जो है, ओपनिंग कैपिटल 6,000 इंटू 2 रुपया 12,000 है. क्लोजिंग इक्विटी फिलहाल आपका 6,000 इंटू 3 18,000 है. मतलब इतना पैसा आपके पास पड़ा है. बट आपको मेंटेन कितना करना है, सर मुझे ओपनिंग इक्विटी को क्लोजिंग प्राइस इंडेक्स में मेंटेन करना है. तो ओपनिंग इक्विटी 12,000 है जब इंडेक्स 100 था, अब इंडेक्स हो गया 120, तो मुझे 12,000 को 120 के इंडेक्स में मेंटेन करना है. तो 12,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, 14,400 में क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए. सो टू मेंटेन द कैपिटल ऑफ 14,400 एंटिटी कैन मैक्सिमम विड्रॉ ओनली 3,600 आउट ऑफ 18,000 टोटल कैपिटल दैट ही हैज. अगर उसने 3,600 के ऊपर विड्रॉ किया तो आपका करंट परचेसिंग पावर पे कैपिटल मेंटेन नहीं हो सकता है. ये आपको समझना है. बट इसमें भी मैं बोल रहा हूं फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये जो प्राइस इंडेक्स है ये ओवरऑल मार्केट का पूरा परचेसिंग पावर को कंसीडर करता है. बट जैसे मैंने बताया कि आपका प्रोडक्ट शायद 20% से कम या 20% से ज़्यादा ग्रो किया होगा, तो ये आपका इक्वेशन नहीं चलेगा उसमें. इसके लिए ये तीसरा मेथड आ गया, कैपिटल एट करंट कॉस्ट, जिसमें आपके प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट कॉस्ट कंसीडर किया गया है. तो आप जिस असेट में, आप जिस गुड्स में डील करते हो, जो आपका ओपनिंग कैपिटल है, उसी ओपनिंग कैपिटल को अगर आपको एंड ऑफ द ईयर पे परचेस करना है तो उसमें कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ है वो कंसीडर किया गया है. अभी देखिए क्या बोल रहा है वो, देखिए अ ट्रेडर कमेंस द बिजनेस ऑन 1 जनवरी विद 12,000 रिप्रेजेंटेड बाय 6,000 यूनिट्स ऑफ 2 रुपीज. वो तो सेम है. ड्यूरिंग द ईयर उसने 3 रुपए में बेच दिया एंड ही हैड विड्रॉन 6,000. अच्छा 6,000 विड्रॉ भी कर लिया. लेट अस अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 2.5. देखो अभी आपका प्रोडक्ट जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 2 रुपया था, अब वो 2.5 रुपया हो गया. इन अदर वर्ड्स द स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स एप्लीकेबल टू द प्रोडक्ट, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट का जो प्राइस इंडेक्स है वो 100 से 125 हो गया. मतलब सर 25% बढ़ गया ना, तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स है, ये ज्यादा लॉजिकल है. बात समझ रहे हो. तो देखिए आपका ओपनिंग इक्विटी सेम है 6,000 इंटू 2 12,000, क्लोजिंग इक्विटी भी आपका सेम है 18,000. अब आपने 6,000 विड्रॉ कर लिया, मतलब आपके पास अभी सिर्फ 12,000 पड़ा हुआ है. बट सर 12,000 चलेगा नहीं सर, गड़बड़ हो गया. अभी अगर आपको ओपनिंग इक्विटी को क्लोजिंग प्राइस इंडेक्स पे मेंटेन करना है तो इसका मतलब 12,000 इंटू 125/100 आपको 15,000 का कैपिटल मेंटेन करना है. बट आपके पास तो अभी खाली 12,000 ही है, तो इसका मतलब आपका नेगेटिव 3,000 का रिटेन्ड अर्निंग है. सो यू हैव विड्रॉन मोर, सो द एक्सेस कैपिटल विड्रॉन इज 3,000. गड़बड़ हो गया. तो आपको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए था टू अ विड्रॉवल ऑफ ओनली 3,000 रुपीज. तो आपके पास 15,000 रुपया बचता,
जिससे आप अगले साल अपना बिजनेस वापस स्मूथली रन कर सकते हैं, राइट? तो ये कैपिटल मेंटेनेंस के तीनों मेथड्स हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, करंट परचेसिंग पावर मेथड एंड करंट कॉस्ट मेथड। तो ये तीनों में से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, या तो तीनों का भी कैलकुलेशन आपको पूछ सकते हैं 5 मार्क के लिए, विच इज जस्टिफाइबल, राइट? सो विद दिस हम लोग कंक्लूड करेंगे अपना फ्रेमवर्क वाला टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।